नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे सिक सेशन में। तो आज के सेशन में हम जानेंगे बैंकिंग के बारे में, क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टार्टअप का ये सवाल होता है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए मुझे कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए या मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो ऑलमोस्ट लोगों का ये सवाल होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए कौन सी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए और कौन सा अकाउंट ओपन करे, नॉर्मल करंट अकाउंट या फिर एक्सिम अकाउंट जिसे ईएफसी अकाउंट कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आप कोई प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो एमईआईएस का, और अगर सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं तो एसईआईएस का रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर शॉप एंड एस्टेब्लिश सर्टिफिकेट जिसे गुमस्ता भी कहते हैं। के बाद जीएसटी नंबर आपको चाहिए जो कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपकी कंपनी के नाम का और कंपनी के एड्रेस का स्टैंप चाहिए। अगर आपकी खुद की ऑफिस है तो वेरा पावती या लाइट बिल की कॉपी चाहिए, और अगर आपकी ऑफिस रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए। ओके, देन अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप की। तो इसमें आप जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के फोटोज चाहिए, सभी पार्टनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, फिर इसमें आपको आपकी कंपनी के नाम का पैन कार्ड चाहिए, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी आपको। इसके साथ पार्टनरशिप लेटर चाहिए। पार्टनरशिप लेटर में जितने कोई भी नाम होंगे सबके ऑथोराइज सिग्नेचर चाहिए। सभी के पैन कार्ड की जरूरत होगी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो की जरूरत होगी। फिर आपका एमईआईएस या एसईएस का रजिस्ट्रेशन चाहिए। शॉप एंड एस्टेब्लिश सर्टिफिकेट यानी गुमस्ता लाइसेंस चाहिए। जीएसटी नंबर जो कंपलसरी है। आपकी कंपनी के नाम का या एड्रेस का स्टैंप चाहिए। और आपकी खुद की ऑफिस है तो वेरा पावती, और रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। ओके, तो ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। ओके, कंपनी के नाम का पैन कार्ड चाहिए, बीआर यानी बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, और पैन कार्ड चाहिए। आपका बीआर और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मिल जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड में जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, ओके, उन सबका पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और डायरेक्टर स्टैंप भी चाहिए। ओके, देखिए ये सारी चीजें आपके नॉलेज के लिए ही है, ताकि आप जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करने जाए तब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल पे। तो सबसे पहले जो सवाल है हमारा, कौन सी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा है। तो देखिए कोई सी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, फिर चाहे वो बैंक नेशनलाइज हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक हो। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, इसलिए हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है। इसलिए आप जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए वो बैंक आपकी ऑफिस से हो सके उतना नजदीक होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैंकिंग प्रोसेस ज्यादा होती है, आपको बार बार बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक अगर दूर होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और दूसरा, उस बैंक की सर्विस अच्छी और फास्ट होनी चाहिए। ओके, यहां मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताता हूं जो आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करने में मदद करेगी। ठीक है, अभी आप जो भी बैंक फाइनल कर रहे हो अकाउंट ओपन करने के लिए, उसकी ब्रांच में जाके आपको चेक करना होगा कि वहां पे फॉरेक्स का कोई पर्सन बैठता है कि नहीं, क्योंकि बैंक के बाकी एम्प्लॉयज को इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा और वो आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा। तो आपको ये खास ध्यान रखना होगा कि आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं उस ब्रांच में ट्रेड डेस्क है कि नहीं, और वहां पे कोई फॉरेक्स का पर्सन बैठता है कि नहीं। ओके, देन आपको चेक करना होगा कि आप जिस ब्रांच में अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच के पास एडी कोड होना चाहिए, मतलब ऑथोराइज डीलर कोड, क्योंकि एडी कोड की जरूरत आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन में होगी। ओके, एडी कोड के बिना आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए एडी कोड हर बैंक के पास होता है पर उसकी हर ब्रांच के पास नहीं होता है, तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। फिर आपको आपकी बैंक का फॉरेन एक्सचेंज रेट पता करना होगा कि वो करेंसी कन्वर्ट करने का कितना परसेंटेज चार्ज करती है। अगर आपने पहले से ही फाइनल नहीं किया तो बैंक वाले अपनी मर्जी से रेट लगाएंगे, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। फिर आप जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करोगे तो उसके डॉक्यूमेंटेशन का आपकी बैंक कितना चार्ज लेती है वो भी आपको पूछना है, क्योंकि कई ऐसी बैंक है
जो इसमें आपके आपसे काफी सारे चार्जेस ले लेती है, तो आपको ये खास करके पूछना है। उसके बाद आपकी बैंक आपको लोन अगेंस्ट एलसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि नहीं, जिसे पैकिंग क्रेडिट कहते हैं। ज्यादातर बैंक न्यू स्टार्टअप को ये नहीं देता है, तो आप बैंक से पूछ लो कि ये आपको कब मिल सकता है। ज्यादातर बैंक आपके 3-4 एक्सपोर्ट ऑर्डर के बाद ये फैसिलिटी दे देती है। तो अगर आप ये फैसिलिटी जल्दी लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में जानेंगे। फिर आपको पूछना है कि आपकी ब्रांच जो है वो आपको बिल डिस्काउंटिंग देगी कि नहीं। अभी बिल डिस्काउंटिंग क्या है कि जब आप कोई एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, अभी मान लो कि आप यहां से कुछ एक्सपोर्ट करते हो, तो सीधी सी बात है कि आपका जो पेमेंट है वो लेट आएगा। ओके, अभी मान लेते हैं कि आपका पेमेंट 5 to 6 मंथ्स के बाद आने वाला है, ठीक है। अभी इतने टाइम तक आप थोड़ी बैठे रहोगे, तो ऐसे टाइम पे आप एक्सपोर्ट के सारे जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप आपकी बैंक में जमा करके उस पेमेंट को पहले ही विड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप आपकी बैंक में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपकी बैंक को सबमिट कर देना है, तो आपकी बैंक आपको एडवांस में ही सारा पेमेंट दे देगी। और फिर आपकी जो पेमेंट की ड्यू डेट होगी उस टाइम पे आपकी बैंक जो है वो आपके बायर को ये सारे डॉक्यूमेंट भिजवा के पेमेंट कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। इसमें बैंक नॉमिनल चार्जेस लेती है 2%, इससे ज्यादा तो नहीं लेती है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके, देन आता है आपको बैंक से पूछना है कि आपके बायर को आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेज सकते हो कि नहीं, आपको डॉक्यूमेंट भेजने की परमिशन मिलेगी कि नहीं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोई नजदीकी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो जहां पे आपका गुड्स 4-5 दिन में पहुंच जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स खुद भेजने पड़ेंगे। अगर बैंक थ्रू भेजा तो डॉक्यूमेंट से पहले आपका गुड ये वहां पे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पता है कि भाई ये सारी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, या दुबई है या फिर यहाँ श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो ठीक है, या जितनी भी यहाँ नजदीकी अरब कंट्रीज हैं, तो ये सारी कंट्रीज में आपका गुड्स मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 5 दिन में पहुंच जाएगा, या 6 दिन पकड़ के चलो, ठीक है। तो अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके गुड्स के बाद पहुंचा और आपकी जो डील है, ठीक है, वो आपने बैंकिंग सिस्टम से की है, तो ऐसे टाइम पे आप बैंक से डील नहीं कर पाओगे। आपकी बायर की जो बैंक है वो आपसे डील ही नहीं करेगी। ओके, और अगर बायर की बैंक आपसे डील नहीं करेगी तो क्या होगा कि आप ईसीजीसी का भी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको आपकी बैंक से ये परमिशन लेनी होगी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम डायरेक्ट भेज सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट लेट पहुंचा, ठीक है, तो उसकी बैंक आपको कोई पेमेंट नहीं देगी। इसके बारे में हम और काफी डिटेल में आगे जानने वाले हैं। देन आपका आता है फॉरवर्ड कवर, ठीक है। अभी इसको फॉरवर्ड कवर बोलो या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, एक ही बात है। तो आपकी बैंक आपको फॉरवर्ड कवर देती है कि नहीं, ये आपको खास पूछना होगा, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें आप अपना डॉलर एडवांस में बुक करा सकते हो, क्योंकि अगर आपका पेमेंट लेट आने वाला है, ठीक है, मान के चलो कि आपका जो पेमेंट है वो 6 महीने के बाद आने वाला है, ठीक है, ये आपका जो पेमेंट है वो 6 मंथ्स के बाद आएगा, तो अभी इतना लंबा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, और आपको क्या है कि देखो ये डॉलर का रेट है ना, कोई भी रीजन से, हालांकि ऐसा होता नहीं है, डॉलर सेफ करेंसी है, लेकिन फिर भी समझ लो कोई भी पॉलिटिकल रीजन से या कोई वॉर छिड़ गई, ठीक है, और डॉलर का रेट एकदम से गिर गया। अभी 6 महीने काफी लंबा टाइम होता है, तो आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए एज अ बिजनेस पर्सन, ठीक है। तो आपको फॉरवर्ड कवर ले लेना चाहिए, जिसमें आपका डॉलर आज के रेट में आप जिस दिन बुक कराओगे, ठीक है, तो उस समझ लो कि उस दिन 75 का रेट होगा आपका डॉलर का, तो आपका उस रेट पे आपका डॉलर बुक हो जाएगा। इसमें बैंक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेती है, बट मेन चीज क्या है कि आप टेंशन फ्री हो जाओगे कि भाई अब डॉलर का भाव 10 रुपए भी हो जाए तो भी आपने को वो टेंशन नहीं। उसके बाद आपकी ब्रांच में ईएफसी अकाउंट की फैसिलिटी है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। अभी ईएफसी अकाउंट के बारे में अभी आगे जानने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डीएनबी रिपोर्ट, डन एंड ब्रैडशीट रिपोर्ट। जैसे हमारा क्रेडिट स्कोर होता है, जैसे जिसको हम सिविल स्कोर बोलते हैं, वैसे ही एक कंपनी का भी क्रेडिट स्कोर होता है। ओके, आप जब फॉरेन कंट्री में किसी से डील करते हो तो सीधी सी बात है कि आप एक दूसरे को पर्सनली तो जानते नहीं हो,
तो ऐसे टाइम पे आपको आपके बायर का वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बायर है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो कितने टाइम से इंपोर्ट कर रहा है, उसके कोई चेक बाउंस तो नहीं हुए ना, उसका ट्रांजेक्शन्स कितना है। ओके, तो इस इससे क्या है कि आप डिसाइड कर पाओगे कि उसके साथ आपको आगे डील में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ओके, तो बैंक इसका चार्ज लेती है, पर आपके बिजनेस की सेफ्टी के आगे ऐसे कोई चार्ज तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देन फिर आपको जानना है कि इंटरेस्ट आपकी बैंक जो है वो इंटरेस्ट सब्वेशन स्कीम आपको देती है कि नहीं। ठीक है, देखिए हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए काफी सारी स्कीम्स चलाती है, ये भी उनमें से एक है। आप जब आईएनआर में प्री शिपमेंट फाइनेंस लेते हो तब हमारी गवर्नमेंट आपने जो फाइनेंस लिया है उसके इंटरेस्ट रेट पे 3 to 5% की छूट देती है। ओके, यहाँ पे आपको 3 to 5% की छूट मिलेगी। मान लो आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट 9% है, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 5% या 4.5% तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको खास पूछना है जहां पे आपको जहां जितना फायदा मिले। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में सीखने वाला है। तो ये सब बातें आपको खास ध्यान में रखनी है जिससे आपको आपकी बैंक सिलेक्ट करने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, तो आप जब भी आपके कोई बैंक के कोई एम्प्लॉय को बुलाइए या खुद आप बैंक में जाइए, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको उससे डिस्कस करनी है, वहां पे जानना है कि ये सब चीजें आपको मिलेगी कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर अदरवाइज अकाउंट खुलवाने के बाद आपने ये सारी चीजें जानी, अगर इनमें से काफी सारी चीजें नहीं होगी तो आपको ब्रांच चेंज करवानी पड़ेगी। तो बाद में क्या है कि आपको आपका आईसी कोड भी अपडेट कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आगे और डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल पे कि हमें कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, नॉर्मल करंट अकाउंट या फिर एक्जिम अकाउंट। तो देखिए आपको नॉर्मल करंट अकाउंट ही खुलवाना है, और ये जो एक्जिम अकाउंट है जिसे हम ईएफसी अकाउंट कहते हैं, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन करना है कि आपको यूएसडी अकाउंट ओपन करना है, जीबीपी यानी पाउंड का अकाउंट ओपन करना है, या फिर यूरो का अकाउंट ओपन करना है। आप कौन सी करेंसी में डील कर रहे हो ये उस पर डिपेंड होगा। और ये अकाउंट खुलवाने का कोई भी चार्ज नहीं होता है, बस आपको आपकी बैंक में एक फॉर्म भरना है और एक राइटिंग लेटर देना है जिसको हम यानी वन टाइप ऑफ आपको एक एप्लीकेशन देना है, बस आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस अकाउंट में आप 1 मंथ तक पेमेंट होल्ड कर सकते हो। और अगर मान लो कि आप एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी कर रहे हो, यानी कि आप एक मैन्युफैक्चर है, तो आप इसमें से डायरेक्ट आपके सप्लायर को पेमेंट कर सकते हो, और इससे आपका करेंसी एक्सचेंज चार्ज भी बच जाएगा। इसमें आप पार्टली पेमेंट भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी मान लो कि आपका कुछ $35,000 का, एक मिनट जस्ट पेन स्टार्ट कर लेते हैं अपन। मान लो कि आपका $35,000 का कुछ पेमेंट आया है जो आपके ईएफसी अकाउंट में है। ठीक है, अभी आपको पता है कि भी 15-20 दिन के बाद आपको आपके सप्लायर को $20,000 का पेमेंट करना है, तो आप ये ईएफसी अकाउंट से डायरेक्ट इसको $20,000 ट्रांसफर कर सकते हो, और जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नो चार्जेस। ओके, और बाकी का जो $15,000 आपका बच रहा है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आपका करेंसी कन्वर्ट का चार्ज किस पे लगेगा, तो सिर्फ ये $15,000 का ही आपको करेंसी कन्वर्ट का चार्ज देना है। ठीक है, और अगर आपको डॉलर के बारे में थोड़ा नॉलेज है और आपको लगता है कि भी 15-20 दिन के बाद 25 दिन के अंदर डॉलर का रेट थोड़ा बढ़ सकता है, तो आप इसका भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा बैंकिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सचेंज रेट। अभी एक्सचेंज रेट के बारे में जानने से पहले हम एक और सवाल के बारे में जान लेते हैं जो काफी लोग पूछते हैं कि ज्यादातर डील डॉलर में ही क्यों होती है, क्या हम दूसरी करेंसी में डील नहीं कर सकते। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई सी भी करेंसी में डील कर सकते हो, लेकिन डॉलर के अलावा बाकी सारी करेंसी के एक्सचेंज चार्जेस ज्यादा होते हैं। डॉलर से क्या है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है, लेकिन आईएनआर से, येन से, इवन पाउंड और यूरो से भी वर्ल्ड वाइड बिजनेस नहीं होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। इसलिए वर्ल्ड की सारी बैंक में आपको डॉलर इजीली मिल जाएगा, पर दूसरी करेंसी नहीं मिलेगी। अगर आप आईएनआर में बिल बनाते हो तो आपका बायर आपको डील करने से साफ मना कर देगा
क्योंकि उसको वहां पे पहले डॉलर टू आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको पेमेंट ट्रांसफर कर सकेगा। और उसका सारा चार्जेस उसकी बैंक जो है, ठीक है, वो उससे चार्ज करेगी, क्योंकि उसकी बैंक को इंडियन रुपीस अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लो कि आप यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, ओके, और आप चाइना से कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, और आपका चाइना का जो सप्लायर है वो आपको युआन में बिल बना के दे रहा है, ठीक है, युआन में आपको बिल बना के भेज रहा है, ठीक है। तो अब तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली आपकी बैंक के पास युआन होगा नहीं, ठीक है, और उसको युआन टू आईएनआर एक्सचेंज करके आपको देना पड़ेगा। तो आपकी बैंक क्या करेगी, उसको पहले आईएनआर टू युआन में एक्सचेंज करना पड़ेगा, फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, देन आप आपके बायर को पेमेंट कर पाओगे युआन में, ठीक है। तो आपकी बैंक ये सारे चार्जेस किससे लेगी, तो भाई आपसे लेगी, ठीक है। और बैंक जो है वो अदर करेंसी एक्सचेंज के जो चार्जेस है वो 5% से भी ज्यादा चार्ज कर लेती है। तो आप सोचिए कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी। और डॉलर से क्या है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है, तो इसलिए डॉलर क्या है, सब बैंक के पास होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके एक्सचेंज के चार्जेस भी कम होते हैं। हाँ, आप अगर भूटान और नेपाल में आईएनआर में डील करना चाहें तो कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी सबसे मेन बात कि डॉलर काफी स्टेबल करेंसी है दूसरी करेंसी की कंपैरिजन में, और हमारा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि हमारे बिजनेस में तो क्या है, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद पेमेंट आता है, और हम जो करेंसी में डील कर रहे हैं अगर वो स्टेबल नहीं है तो फिर हमें बिजनेस में काफी लॉस हो सकता है। मान लो कि आपके बायर ने आपको 75 रुपीज के हिसाब से बिल, आप आपके बायर को 75 रुपीज के हिसाब से आप बिल भेज रहे हो, ठीक है, $1,00,000 का, $1,00,000 का, ठीक है। अभी 2-3 महीने, 4 महीने के बाद आपका पेमेंट आ रहा है। अभी मान लो उस टाइम पे डॉलर का रेट 73 हो गया, ठीक है। तो अभी ये $1,00,000 का 75 के हिसाब से कितना हो जाएगा, देखिए भाई 75 लैक्स है, ओके, और ये 73 के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो भाई 73 लैक्स। तो मान लो कि 4 महीने में जब आपका पेमेंट आएगा तो आपको सीधे के सीधा 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो अगर ऐसा ही नुकसान होने लगा तो फिर बिजनेस करने का क्या फायदा है। लेकिन डॉलर में ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप कोई पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है या कोई वॉर छिड़ गई, ठीक है, तो फिर अलग बात है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ओके। तो इसलिए ऑलमोस्ट डील जो होती है वो डॉलर में होती है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कस्टम के रेट और फॉरेक्स के रेट। तो देखिए, हम किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट का इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हमारी डील हमारे बायर या सप्लायर से होती है तो उसमें हमारी बैंक टू बैंक डील होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको आरबीआई में बताया था कि आपका जो पैसा है वो बैंक थ्रू ही आना चाहिए, आपके ऑथोराइज डीलर के थ्रू ही, कैश ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा, ओके। तो तब हमें क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फॉरेक्स के रेट को देखना है। यानी आप जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करोगे, ठीक है, तो यानी उसमें आपका पैसा कहाँ आएगा, तो क्या आपकी बैंक में आएगा। तो आप जब भी बिल भेजोगे आपके बायर को तो फॉरेक्स का रेट देखकर बिल भेजना है। ऐसा नहीं कि भाई गूगल में सर्च मार लिया भाई टूडेज डॉलर्स रेट और फिर बिल बना के भेज दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही जब हमारी गवर्नमेंट के साथ कोई डील होती है, ओके, गवर्नमेंट के साथ हमारी जब भी कोई डील होती है तो हमें कस्टम के रेट देखना है। मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट का या इंपोर्ट करवा रहे हो तो आपको उस प्रोडक्ट की इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम के रेट के हिसाब से भरनी होगी। या फिर आप कोई प्रोडक्ट को री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट का ड्यूटी ड्रॉबैक आपको कस्टम के रेट के हिसाब से मिलेगा। या फिर अगर आप अपने एक्सपोर्ट का इंसेंटिव भी क्लेम करते हो गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट आपको कस्टम के रेट के हिसाब से ही आपका इंसेंटिव देगी, ओके, ठीक है। तो आपको भी ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च नहीं कर लेना कि भाई आज का डॉलर का रेट क्या है, और वो हिसाब से आपके बायर या सप्लायर से आप डील कर लोगे कि भाई हाँ मेरी प्रोडक्ट की प्राइसिंग इतनी रहेगी, ठीक है, और वो हिसाब से आप बिल बना के भेज दोगे, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जब भी आपके बायर या सप्लायर से डील करो तो आपका फॉरेक्स का रेट देखना है, और आप जब भी हमारी गवर्नमेंट के साथ डील करो तो आपको कस्टम के रेट देखना है, ओके। अब ये फॉरेक्स और कस्टम के रेट
आप www.eximइन.net की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ओके, वैसे तो काफी सारी वेबसाइट है, लेकिन ये वेबसाइट में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अच्छे से आप समझ भी पाओगे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ गूगल पे आएंगे तो सर्च बार में आपको सर्च करना है फॉरेक्स रेट फॉर एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ये वाली वेबसाइट दिख जाएगी eximइन.net। तो सर्च कस्टम रेट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कस्टम के एक्सचेंज रेट आ गए। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दिनार, कैनेडियन डॉलर, युआन, ठीक है, यूरो, हांगकांग डॉलर, जापानीज येन। ओके, तो यहाँ पे सारी कंट्रियों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सारे कस्टम के रेट दिए हुए हैं। या नीचे लास्ट में है आपका यूएस डॉलर। ठीक है, तो अभी इसका इंपोर्ट का रेट क्या है, देखिए भाई 75.40, यानी आप जब इंपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे, ठीक है, तो आपको कस्टम का ये वाला रेट देखना है और आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है 75.40 से। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे हो, या फिर आप एक्सपोर्ट का आपका इंसेंटिव क्लेम कर रहे हो, तो आपको कौन से रेट से मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कौन से रेट से देगी, तो कभी ये 73.65 के रेट से आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक कर लेना है और उसके बाद ही आपको आपके बायर को बिल भेजना है। ठीक है, ओके, सो ये हो गया हमारा बैंकिंग। आई होप बैंकिंग को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।